हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। नेचर में कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस प्रेजेंट है। उनमें सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम इसको कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास का मास है m और एक सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स होती है। इस यूनिवर्स में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब इसको किस तरह से डिफाइन किया गया? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद द फोर्स। इस यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसे एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है उसका? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैथमेटिकली इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो ऑब्जेक्ट आपस में या जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स लग रही है उन दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास होगा उनके प्रोडक्ट के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके ये डिस्टेंस के स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ओके, क्या कहा? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस उन दो मासेस के। ओके, अब इसको थोड़ा और डिफाइन करें तो ये जो फोर्स है इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। जो g है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो आइए सीखते हैं कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने डिफाइन किया, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 बाय r स्क्वायर। जो g है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा कि g की वैल्यू क्या रहती है, इस g के यूनिट क्या रहते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा अगर ये जो डिस्टेंस है इसको हम डबल कर दें, 3 टाइम्स कर दें या फिर हाफ कर दें, या फिर ये जो मासेस हैं इनके बीच में कुछ चेंज करने पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या ये फोर्स बढ़ेगी या फिर घटेगी? डिस्टेंस के बढ़ने या घटने से ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी बढ़ेगी या घटेगी, या फिर ये जो मासेस है इनकी वैल्यूज चेंज करने पे इस फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम g के बारे में बात कर लेते हैं। तो g की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख ली है, कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 10 पावर -11। अब ये g के यूनिट है इनको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहां से g को लिख सकते हैं F की मल्टीप्लाई कर दीजिए r स्क्वायर के साथ अपॉन m1 m2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई है, यहां से इजीली हो जाएगा। तो यहां से फोर्स के जो यूनिट आएंगे वो न्यूटन और जो डिस्टेंस है उसके यूनिट मीटर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन फर्स्ट m के लिए kg, सेकंड m के लिए भी kg, तो ये यूनिट बन जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर kg kg। एक बार फिर से देख लेते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी F इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2, यहां से यूनिट रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स। ओके,
इसके लिए भी केजी आ जाएगा और इसके लिए भी केजी, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स के साथ हम उसको ऊपर लिख लेंगे। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो हमारे पास फोर्स की वैल्यू रहती है, वैल्यू रहती है F इज इक्वल टू m1 m2 बाय, अगर हम इस डिस्टेंस को हाफ कर दें, अगर हम इस डिस्टेंस को उस वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एफ डैश इज इक्वल टू जी आर थी, अब r बाय 2 हमने कर दी, तो r बाय 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, ये बन जाएगी g m1 m2 बाय यहाँ पे r स्क्वायर अपॉन 4, और ये बन जाएगी 4 टाइम्स g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू कितनी बन गई, 4 टाइम्स f। ओके, ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू f है, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू f है, तो हम कह सकते हैं कि f डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स f, यानी कि 4 टाइम्स ये इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर डिस्टेंस हाफ करने पे 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, अगर हम डिस्टेंस डबल करें हाफ करने पे ये वैल्यू बढ़ रही है, अगर इसका हम जो डिस्टेंस है उसको हम डबल करें तो क्या वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी वो भी देख लेते हैं। f इज इक्वल टू या f डैश इज इक्वल टू, मान लो इस बार हमने इस डिस्टेंस को 2r कर दिया, या फिर 2r की जगह अगर हम उसको 3r कर दें, ठीक है, डिस्टेंस को हमने 3r कर दिया, देखिए 3 टाइम्स उसका डिस्टेंस, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। तो बताइए फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा देख लेते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय, पहले ये r थी, अब ये 3r हो गई, 3r स्क्वायर, और ये बन जाएगा g m1 m2 बाय 9r स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी बन गई, 1/9, क्योंकि बाकी वैल्यू तो f के इक्वल है। ओके, बाकी वैल्यू तो f के इक्वल है, तो f डैश की वैल्यू कितनी बनी, लिख सकते हैं f डैश इज इक्वल टू 1/9। ओके, तो ये दो रिजल्ट हैं, हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर कम कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज कर दें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू होती है डिक्रीज हो जाती है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें अगर हम मासिस के बारे में बात करें तो मासिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर मासिस को अगर हम डबल करें या 3 टाइम्स करें 4 टाइम करें तो एफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, अगर मासिस की वैल्यू अगर हम बाय 2 या बाय 4 कुछ भी कर दें तो इनके फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाए। ओके, नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, तो सबसे पहले है इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स को हम किस तरह से समझेंगे कि हमें पता है कि इस यूनिवर्स में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, सन और अर्थ के बीच में लगने वाली फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उनके बीच का डिस्टेंस भी काफी ज्यादा होता है। सन और जुपिटर के बीच में लगने वाली फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है, वो तो अर्थ से भी ज्यादा डिस्टेंस होता है। सन और नेपच्यून के बीच में लगने वाली फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, तो उनके बीच में डिस्टेंस तो इससे ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये काफी लॉन्ग रेंज तक, ये काफी डिस्टेंस तक लगने वाली फोर्स है, तो इन एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट है इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव नेचर हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज यूनिवर्स अट्रैक्ट, यानी कि ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, ये रिपल्सिव नहीं होगी, ये अट्रैक्टिव होगी, और इसी अट्रैक्टिव नेचर की वजह से जितने भी प्लेनेट्स हैं वो रिवॉल्व अराउंड करते रहते हैं सन के। ओके, सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब है कि सेंटर के बीच में लगने वाले फोर्सेस, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो सेंटर रहेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से हम एक लाइन क्रॉस करेंगे और उस लाइन के अलोंग जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स होती है। इसको याद कर लें, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन कौन से, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, ये अट्रैक्टिव नेचर होती है, ये सेंट्रल जो भी हमने पढ़ा कि अलोंग द लाइन
ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, के बीच में लगने वाली फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स होती है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। अगर ये ऑब्जेक्ट m1 है, ये ऑब्जेक्ट m2 है, यानी कि इन दोनों का मास m1 m2 है, इन दोनों के बीच में मान लो फोर्स लग रही है F1, इस F1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, यानी कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है F1। अगर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट या कोई चौथा ऑब्जेक्ट, या मान लो तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर तीसरा ऑब्जेक्ट इनके पास भी आ जाए तो इस F1 की वैल्यू ना डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, ये वैल्यू सेम रहने वाली है। इस वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ओके, और अगर मैं कहूं M2 और M3 के बीच में फोर्स लग रही है, ठीक है, उसकी वैल्यू F2 है, इस M1 का क्या इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के ऊपर? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहती है बिटवीन टू बॉडीज, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहती है वो इफेक्ट ही नहीं होती है। इसकी वजह से प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी। नेक्स्ट है इसमें द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कहने का मतलब है कि जो वर्क डन करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पाथ पे, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करेगा। बीच में कुछ भी हो रहा उसके ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करता। हमारे पास इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, फाइनल वैल्यू पता होनी चाहिए, हम जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं ये कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। क्या आंसर रहेगा? कंजर्वेटिव। क्यों रहेगा? क्योंकि जो वर्क डन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे, उसकी वजह से ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट रहता है नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम कहने का मतलब है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वैक्यूम में मान लो F1 है, अगर हम मीडियम भी चेंज कर लें, हम लिक्विड ले लें, फ्लूइड ले लें, कुछ भी ले लें, तो उनके बीच में भी जो F1 की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। इन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में मान लो फोर्स है और उस फोर्स की वैल्यू है F1, तो वो चेंज नहीं होने वाली अगर हम मीडियम भी चेंज कर दें। ओके, मीडियम चाहे फोर्स की वैल्यू वैक्यूम में देखें, चाहे फोर्स की वैल्यू हम लिक्विड में देखें, फ्लूइड में देखें, वो वैल्यू सेम ही आने वाली। नेक्स्ट है इट नोन एज एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स का मतलब है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये जो फोर्स है ये अप्लाई होती है लेकिन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। हमें पता है, हमने पीछे एग्जांपल भी देखे कि सन और अर्थ के बीच में फोर्स लगेगी और वो फोर्स रहेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहेगी क्या ये फिजिकली कॉन्टैक्ट है? नो सर, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच में फोर्स है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको हम नाम देते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। की दूरी से ही फोर्स लग रही है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन कुछ दूरी से ही फोर्स लग रही है, उस फोर्स का नाम हम देंगे एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। नेक्स्ट है इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। पूछ लेते हैं एग्जाम में इसको भी कि क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है? तो यस, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस तरह से फॉर्मूला में हमने देखा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसी को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। इसके एग्जाम्पल रहेंगी कि अर्थ और एनी अनदर प्लेनेट ऑर्बिट अराउंड द, यहाँ पे अर्थ नहीं, यहाँ पे सन होगा, अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी प्लेनेट हैं या हमारी अर्थ है या कोई भी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिवॉल्व अराउंड करती रहती हैं इसके सन की, तो किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है वी रिमेन ऑन द अर्थ ड्यू टू दिस फोर्स, या वी रिमेन ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू दिस फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी रहती है ग्रेविटी। ओके, एक स्पेशल केस रहता है ग्रेविटी, जिसकी वजह से जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जिसको कहते हैं उसकी वैल्यू रहती है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर रह सकते हैं। रहने का मतलब है कि जो अर्थ है अपनी ग्रेविटी की वजह से हमें अपनी तरफ खींचे हुए है। ओके, हमें अपनी तरफ खींचे हुए, जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी और काम कर सकते हैं। टाइड्स ऑफ द ओशियन अकर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून, सन एंड ओशन वाटर। जो ज्वार भाटा आते हैं, टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा जो आते हैं ओशियंस में, समुद्रों में या महासागरों में, वो किसकी वजह से आते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी इनके बीच, जो ओशियन वाटर है और या तो मून या तो सन के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी और उनकी वजह से ओशियंस में क्या आते हैं? टाइड्स, ज्वार भाटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ रहा था। सैटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ ड्यू टू दिस फोर्स। अब सैटेलाइट चाहे नेचुरल हो, मून कह लें, या आर्टिफिशियल, ठीक है, वो सैटेलाइट जो है वो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं इस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, तो इस लेक्चर में हम यही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।